हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ने वाले हैं, यानी कि आवर्त सारणी को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस या जीएस पूछी जाती है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आना तय होता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ लें, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ उसको अगर हम लोग पढ़ लें तो हम लोग एग्ज़ाम्स में 1 नंबर पक्का करके आएंगे। ठीक है, तो मैंने इस लेक्चर में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं भी उनको इसमें लेक्चर में शामिल कर दिया हूं, ताकि आप जब इस लेक्चर को देख लें तो आपका प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन ना छूटे और साथ ही साथ एग्जाम्स में भी आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखते हैं हम लोग आज की इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल होता क्या है ना, पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे डोबेरानर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स, मतलब डोबेरानर ने जो त्रिक का सिद्धांत दिया था ना, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ये पीरियोडिक टेबल को बनाने का शुरुआत तो हमारे डोबेरानर जी ने ही किया था, है ना, उन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था इसके लिए। तो पहले हम लोग उसको पढ़ लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, क्योंकि न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था, ठीक है, इस ट्राइड के बाद में। तो हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे, कहाँ कहाँ से उसमें क्वेश्चंस आते हैं उसको भी देख लेंगे। फिर हम लोग मैंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल को देखेंगे हम लोग, है ना। मैंडलिव जी को ही पीरियोडिक टेबल का जनक कहा जाता है ना, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मोजलेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी जो हमारा मॉडर्न में पीरियोडिक टेबल माना जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारा आता है, तो उसको भी हम देख लेंगे। और साथ में एक चीज़ नीचे में लिखा गया है, इंक्लूडिंग प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसको मैंने अलग से नहीं बनाया है, बल्कि क्या किया है, बीच बीच में जहाँ जहाँ सेशन था, है ना, जहाँ पे उसका टॉपिक था वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल होता क्या है, हम लोग पहले इसको देखने का कोशिश करेंगे कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो तत्वों को एक जगह अरेंज करके इसमें रखा गया है ना। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपके घर में ना बहुत सारा किताब होता है, तो आपके घर में ऐसा सेल्फ होता है ना, इसको हम लोग अलमारी भी कह सकते हैं, जो दीवार में बना होता है। तो उसमें एक टाइप की बुक एक सेल्फ में रख देते हैं, है ना, एक तरह की बुक को क्या करते हैं, एक सेल्फ में रख देते हैं और सेल्फ में ही सभी बुक को रखते हैं, ताकि बुक हमारा पूरा घर में इधर उधर तितर बितर ना हो जाए। ठीक है, और किसी तरीके से रखते हैं, छोटी वाली डायरी को एक तरफ रखते हैं, है ना, बड़े वाले किताब को एक तरफ रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो प्रकृति में जितने भी तत्व अवेलेबल है, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, पता नहीं चल रहा था, है ना, कि कौन कहाँ है। जैसे अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो एग्जाम के टाइम में नोट्स निकाल के देखते हैं कि यार मेरा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो बच्चा नोट्स नहीं बनाता वो चीज़ों को खोजता रहता है कि कहाँ कहाँ एक क्वेश्चन कहाँ से आया, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग तत्वों को अरेंज करके एक जगह नोट्स बना लें, है ना, एक कोई फिगर बना लें, तो हम लोग उस तत्वों को पढ़ने में आसानी होगा। और अगर एक तरह के तत्वों को एक जगह में रख दें तो कभी भी कोई तत्व को खोजने में काम लाएगा, है ना, या किसी भी तत्व का डिमांड होगा तो उसे हम लोग तुरंत खोज लेंगे, है ना, ये बात सही है। तो ऐसे करके एक खास तत्वों को ना एक खास नियम के अनुसार से ऐसे वाली बॉक्स में अरेंज किया गया है। ठीक है, ये जो बॉक्स अभी दिख रहा है आपको, ये आधुनिक तरीका वाला है ना, ये अभी जो हमारा चल रहा है सो चल रहा है। इसके पहले ना जाने कितने मेहनत हुए हैं, कितने साइंटिस्टों ने इसके पीछे मेहनत किया, तब जा कर के एक साइंटिस्ट सक्सेसफुल हुए हैं, है ना। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि अध्ययन में सुविधा सुविधा हो, है ना, स्टडी में क्या हो, सुविधा हो, इसीलिए ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है। और एक खास अरेंजमेंट है ना, इस खास अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल नाम दे दिया गया। जो तत्वों को जो अरेंजमेंट है एक खास तरीके से, इस खास अरेंजमेंट को क्या नाम दे दिया गया, तो इस खास अरेंजमेंट को नाम दे दिया गया पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना, ये बच्चों वाली चीज़ थी, आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह जो अरेंजमेंट है ना, है ना, पहले किसी के दिमाग में आया होगा ना कि ऐसा हम लोग करते हैं, तो उन साइंटिस्ट का नाम था डोबेराइनर। क्या नाम था, डोबेराइनर था। ठीक है, और एक चीज़ अभी जान लीजिए कि वर्तमान में भी ना 118 तत्वों की जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हो गई है ना। अभी तक हमें 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रकृति में 118 तत्व अवेलेबल हैं जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिनमें से 98 तत्व जो थे ना वो प्राकृतिक तरीके से बनाया गया था, है ना। 98 तत्व प्राकृतिक तरीके से बनाया नहीं गया, मतलब प्रकृति में पहले से अवेलेबल है प्राकृतिक तरीके से, ऐसे हम लोग बनाया नहीं गया। बाकी बच गया 20, तो 20 को हम लोग कृत्रिम रूप से बनाए हैं, है ना, साइंटिस्टों ने 20 को कृत्रिम रूप से बनाया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं डोबेराइनर का ट्राइड्स।
ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखने वाले हैं डोबेराइनर्स के ट्राइड्स, क्योंकि सबसे पहले डोबेराइनर ने ही ये सजाने का काम किया, है ना। तत्वों को सजाने का काम पहले किसने किया, तो डोबेराइनर ने किया। और डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया, त्रिक का नियम दिया, है ना, ट्राइड्स का नियम दिया। इसको बोलते हैं ट्राइड्स इंग्लिश में, या फिर हिंदी में बोलते हैं त्रिक बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको त्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है बार बार कि जो डोबेराइनर है, ये इन डोबेराइनर साहब ने कितने त्रिक दिए थे, तो इन्होंने 3 त्रिक दिया था। कितना त्रिक दिया था, 3 त्रिक दिया था, आपको याद रखना है ना। त्रिक का मतलब ही 3 होता है और इस त्रिक का मतलब भी 3 होता है, तो इन्होंने 3 त्रिक दिया था। त्रिक, त्रिक कहने का मतलब इन्होंने 3 का जोड़ा नहीं कह सकते हैं, 3 का ग्रुप बना रहे थे इन्होंने, है ना। ये जो डोबेराइनर साहब हैं, इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया था तत्वों का। इस देखिए पहला ग्रुप, जो 3 ग्रुप दिया था इन्होंने ना, 3 त्रिक दिया था, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए 3 त्रिक। और एग्जाम में पूछता है, पहला जो है ना लिनाका, लिनाका मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम लिनाका, है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा लिनाका, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये वाला ना बहुत पूछता है, ये वाला भी अब पूछ लेगा, ठीक है। 3 ही त्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, क्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया है, लास्ट प्लस फर्स्ट का औसत अगर कर दें तो मिडिल वाले के बराबर आ जाता है ना। और उसी यहाँ पर देखिए बनाया गया है एक, उसी फॉर्मूला पे यहाँ एक बनाया गया है। इसका मतलब क्या है आप समझिए, ठीक है। बहुत यहाँ पे छोटा तरीके से लिखा गया है, शॉर्ट तरीके से, इसका कहना बहुत लंबा हो सकता है। इनका कहना ये है कि जो त्रिक बनाया गया था ना, ये त्रिक बनाने का नियम ये था कि जो पहला और अंतिम जो तत्व है ना, इनका जो परमाणु भार होगा, अगर उसका औसत निकाल दें, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दें, तो जो बीच का जो औसत है ना, बीच का जो तत्व है, इसके औसत के, इसके बीच के तत्व का जो परमाणु भार होगा उसके बराबर में आ जाएगा। जैसे कि लिथियम का कितना होता है परमाणु भार, तो लिथियम का परमाणु भार होता है 7। इसी तरह से पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 39 होता है। और जब इसको हम लोग 2 से भागा कर दें, क्योंकि यहाँ पे औसत निकालना है, तो 23 आता है। और ये 23 किसका परमाणु भार है, तो ये हमारा सोडियम का परमाणु भार है। किसका परमाणु भार है, सोडियम का। तो देख रहे हैं इनका जो त्रिक बनाने का तरीका था वो यही था कि पहला और अंतिम जो तत्व होगा, दोनों का परमाणु भार का अगर औसत निकाल दिया जाए, तो बीच वाला जो तत्व होता है उसके परमाणु भार के बराबर होता है। तो इन्होंने 3 ही त्रिक दे पाया। आगे हम लोग और त्रिक बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पे डिपेंड है। कुछ कुछ त्रिक हम लोग बना सकते हैं, है ना। एग्जाम्स में खुद से भी त्रिक बना करके पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये तीनों को आप जरूर याद रखिएगा और ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पूछ ही लेता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि सबसे पहला उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो हमारी रासायनिक प्रक्रिया को बढ़ा देता है ना, उसकी गति को क्या करता है, तेज करता है, उसको हम लोग कैटलिस्ट भी बोल देते हैं। तो ये किसका खोज किसने किया था, तो डोबेराइनर ने ही किया था। किसने किया था, डोबेराइनर ने। और पहला कैटलिस्ट कौन सा है, पहला कैटलिस्ट कौन सा है, तो पहला कैटलिस्ट जो खोजा गया था वो प्लेटिनम को खोजा गया था, है ना। इसको पी और टी से लिखते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, जरूर पूछेगा, है ना। यहाँ पर देखिए सबको बना करके दिखाया गया है। पहला जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यहाँ पे है ना, 3 यहाँ पे तत्व दिया गया है ना एक त्रिक में। और सबका एटॉमिक मास दिया गया लगभग 7 है ना। ये 23 है और 39 है। तो दोनों को क्या किया, पहले और अंतिम को जोड़ के 2 से भागा दिया, तो 22.95 आया, जो कि 23 के बराबर है। और 23 होता है हमारा सोडियम का परमाणु भार। इसी तरह से इसमें किया गया है ना। और इसी तरह से इसमें किया गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब इनका त्रिक काम नहीं किया, है ना, जब डोबेराइनर का त्रिक काम नहीं किया, तो क्या किया गया, एक और साइंटिस्ट आए और उन्होंने, उनका नाम था न्यूलैंड्स। उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था न्यूलैंड्स। और उन्होंने ऑक्टेट का रूल बनाया, है ना। उन्होंने ऑक्टेट का रूल बनाया। किसका रूल बनाया, अष्टक का सिद्धांत दिया उन्होंने। किसका सिद्धांत दिया, तो उन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया। तो इनका कहना था कि प्रत्येक, इन्हें जो अपना जो इन्होंने जो अपना ये आवर्त सारणी के जैसा जो अरेंजमेंट बनाया था ना, उस अरेंजमेंट में इनका कहना था कि जो प्रत्येक 8वां तत्व जो होता है ना, उसका गुणधर्म समान होता है। जैसे कि यहाँ पे एक झलक दिया गया है, हाइड्रोजन, है ना, हीलियम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उस समय हीलियम नहीं खोजा गया था। उस समय सिर्फ 56 तत्व विद्यमान थे। पूछा जाएगा एग्जाम में कि न्यूलैंड्स ने जब ये
प्रयोग करना शुरू किया, है ना, तो उस समय कितने तत्व अवेलेबल थे? तो उस समय 56 तत्व अवेलेबल थे। तो यहाँ पे हीलियम अवेलेबल है ही नहीं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, है ना। अब देखिए लिथियम से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कहाँ आता है? सोडियम में आता है। तो जो लिथियम है ना, इसका सोडियम से जो दोनों का ना गुणधर्म समान होगा, है ना। अगर कोई लिथियम का पूछ ले तो इसको एक मानिएगा, 2 3 करके ऐसे आपको काउंट करके जाना है। जहाँ पर आप पहुँचेंगे 8वां वाला होगा ना, उसका क्या होगा? गुणधर्म समान होगा। जैसे कि बेरिलियम, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम, है ना, बेरिलियम और ये मैग्नीशियम का क्या होगा? दोनों का गुणधर्म समान होगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक सहूलियत के लिए लिखा है, या दूसरे शब्दों में साथ जोड़ देने या घटा देने से प्राप्त जो तत्व होता है उसका गुणधर्म समान होता है। अगर पूछ लिया गया एग्जाम में कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 10 है, तो कितने परमाणु संख्या वाले तत्व का गुणधर्म इसके समान होगा, है ना, इस ऑक्टेट के नियम के अनुसार। तो आप क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे। बहुत बच्चा 8 जोड़ देगा क्योंकि उनको लगता है कि प्रत्येक 8वां जो तत्व है ना उसका गुणधर्म समान होता है। 8 जोड़ के 18 लिख देगा, तो घटा के 2 लिख देगा, लेकिन ये गलत आ जाएगा। हमें कितना माइनस करना है? तो हमें 7 प्लस करना है या फिर 7 माइनस करना है। इसमें 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। तो 17वां और तीसरा जो है ना, इन्हीं दोनों का गुणधर्म समान होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला मान लीजिए अगर 1 नंबर में है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 8वां मतलब 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए और क्या लिखा गया है? तत्व के गुण परमाणु भार से संबंध रखते हैं। ये जो न्यूलैंड्स थे ना, इन्होंने ये कहा कि तत्व के जो गुण है ना, ये परमाणु भार पे चलता है। किस पर चलता है? परमाणु भार पर चलता है ना, कि जिसका परमाणु भार बराबर रहेगा उनका गुणधर्म समान रहेगा, ऐसे करके इन्होंने कहना था, है ना। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि न्यूलैंड्स के अनुसार से, है ना, न्यूलैंड्स के अनुसार क्या होता है? तो न्यूलैंड्स के अनुसार तत्व के जो गुण होते हैं ना, वो परमाणु भार के फलन होते हैं। ठीक है, इसमें जो अंतिम तत्व था ना, वो थोरियम था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स का अंतिम तत्व कौन था? तो थोरियम था। और ये कब किया गया था, कब खोजा गया था? 1864 में। दोनों ना पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर जो हम यहाँ पे लाए हैं सब पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते और हम लोग देख लेते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को हम लोग देखते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का मेंडलीव ने किया था आविष्कार। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, लेकिन ये अरेंजमेंट किसने करना शुरू किया था? तो अरेंजमेंट डोबेराइनर ने किया था। मैंने आपको पहले बता चुका है। लेकिन अगर आवर्त सारणी पूछ लेना, आधुनिक नहीं, सिर्फ आवर्त सारणी, तो आपको क्या लगा के आएंगे? मेंडलीव लगा करके आएंगे। इनकी जो आवर्त सारणी है ना, ये जर्मनी की एक पत्रिका में 1872 में छपी थी, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से सभी तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने भी क्या कहा कि जो परमाणु है ना, जो तत्व है ना, तो उनका जो गुणधर्म होगा ये परमाणु भार के आवर्ती फलन होगा। मतलब परमाणु भार जैसा रहेगा ना, वैसा उसका गुणधर्म आएगा, यही कहना है। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया था ना, उसमें 7 आवर्त था। कितना आवर्त था? 7 आवर्त था और 9 वर्ग था। आवर्त किसको बोलते हैं, है ना? मान लीजिए ऐसे करके एक बॉक्स बना लिए, ये हमारा बॉक्स क्या है? आवर्त सारणी है। तो इसमें जो लाइन रहेगा ना, 36 लाइन, इस 36 लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और जो ये खड़ा खड़ा वाला वर्ग है ना, जो लाइन है ना, ये खड़ा खड़ा वाला जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो इनका ना 7 इनका आवर्त था और 9 इनका था क्या? तो 9 इनका क्या था? ठीक है, तो 9 इनका वर्ग था, है ना। और हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, मेंडलीव ने कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। ठीक है, इनको ना पहले आभास हो गया था। ठीक है, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इनको आभास हो गया था कि कुछ तत्वों का खोज नहीं हुआ है। तो क्या किया इन्होंने? उसके लिए जगह छोड़ दिया। जगह छोड़ने का मतलब से कैसे छोड़ा? एका एल्युमिनियम किसके लिए छोड़ दिया गया? तो गैलियम के लिए छोड़ दिया गया, है ना। एग्जाम में पूछेगा कि एका एल्युमिनियम का मतलब क्या है? तो गैलियम है, मार के आइएगा। ठीक है, ठीक, पूछा गया क्वेश्चन है। एका बोरॉन का मतलब क्या है? तो एका बोरॉन का मतलब स्कैंडियम है। और एका सिलिकॉन का मतलब जर्मेनियम। 3 ही था, है ना, 3 ही इन्होंने छोड़ा हुआ था, और भी था लेकिन ये 3 मेनली है ना। तो एका सिलिकॉन का मतलब जर्मेनियम, याद कर लीजिएगा। ठीक है,
इनका एक प्रॉब्लम क्या था, ड्रॉबैक्स क्या था, है ना, आवर्त सारणी का, कि इनके जो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं, बढ़िया जगह से नहीं दे पाया गया, कोई निश्चित स्थान दे नहीं पाया गया। और क्या बोल दिया इन्होंने कि ये आवारा तत्व है। ये कैसा तत्व है? आवारा तत्व है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इनके समय में ना सिर्फ 53 तत्व खोजे गए थे, जैसे कि न्यूलैंड्स के समय में 56 तत्व खोजे गए थे ना, है ना। तो उसी तरह से मेंडलीव के समय में 63 तत्व खोजे गए थे। लेकिन ठीक है, इनमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गया। इनमें समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध था ही नहीं। समस्थानिक आपको पता है, जो सेम स्थान पर आ जाए। ठीक है, और इसको हम लोग और किसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो समस्थानिकों के लिए इसमें क्या था? स्थान उपलब्ध नहीं था, एक प्रॉब्लम ये था। अब समान गुण वाला था ना, तो उसको अलग अलग जगह में रख दिया। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग सेम किताब को सेम जगह में रखते हैं ना, डायरी रहेगा छोटा छोटा किताब तो उसको एक ऊपर करके रखते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो समान गुणधर्म वाला तत्व था उसको अलग अलग जगह में रख दिया, तो दिक्कत तो होगा ना। फिर क्या हो गया, परमाणु भार के बढ़ता क्रम में दोष देखा गया। एक है ना, परमाणु भार मान लीजिए 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, तो डायरेक्ट 4 लिख देगा, कभी 5 लिख देगा, ऐसे करके ना अनियमितता देखा गया, है ना, कंटिन्यूटी नहीं था इसमें। और हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिल पाया, ये तो मैंने बता चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। ठीक है, मौसले की आधुनिक आवर्त सारणी। जब सबके आवर्त सारणी में प्रॉब्लम आ गई तो एक नाम था मौसले, एक व्यक्ति थे मौसले। इन्होंने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जिसे अभी उपयोग में ला रहे हैं, उसका ऐसा वो दिखता है जैसा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। जैसा पे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कैसा दिखता है यहाँ पर है। तो देखिए, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। इन्होंने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाया। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन्होंने जो तत्वों को सजाया ना, वो परमाणु भार पर नहीं सजाया, है ना, परमाणु भार पर नहीं सजाया। अभी तक सभी लोग परमाणु भार पर सजा रहे थे, जितने भी पीछे में थे ना, सभी लोग परमाणु भार पे, जितने भी पीछे थे सभी लोग परमाणु भार पे ही सजा रहे थे। लेकिन जो मोज़ले है, इन्होंने क्या किया, बोला कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं ना, वो उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, मतलब परमाणु संख्या से रिलेटेड होते हैं। इसलिए इन्होंने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इनको सजा दिया। अब परमाणु संख्या कैसे निकलता है, ये हम लोग दूसरे लेक्चर में देख लेंगे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो हमें करना भी चाहिए, है ना। इसमें 7 आवर्त और 18 ग्रुप थे। 7 आवर्त मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है ना, 1 2 3 करके यहाँ देखिए 7 यहाँ तक है, 7 है कि नहीं। उसी तरह से ये खड़ा खड़ा वाला जो है ना, ये 1 2 3 ऐसे करते 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 यहाँ पे देखिए आपको 18 दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, 18 तक यहाँ पर है। कितने तक है? 18 तक है। ठीक है, ये हमारा कितने तक है, तो हमारा ये 18 तक है ना, हमारा 18 तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में और हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग ना यहाँ पर जो वर्ग थे ना, कॉलम, वर्टिकल कॉलम, जो खड़े खड़े वाले कॉलम है ना, उनको हम लोग क्या कहते थे, तो वर्ग कहते थे ना। तो यहाँ पे कितने वर्ग थे टोटल, तो यहाँ पर टोटल 18 वर्ग था, मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और जानना है कि समान वर्ग में, मतलब अगर इस वर्ग को ले लें हम लोग, है ना, तो तत्वों के अंतिम कक्षा में तत्वों की संख्या समान होती है। इनके जो अंतिम कक्षा में होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला घर में अगर चलेंगे, ये वाला घर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो कॉलम बोलते हैं, कॉलम, वर्टिकल कॉलम, इसको ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो समान वर्ग में बात करें ना, तो उसमें जो तत्वों की संख्या अंतिम कक्षा में रहेगी ना, वो समान रहेगी। वो अंतिम कक्षा में क्या रहेगी, समान रहेगी। हम आगे आपको भी दिखाते हैं, बस अभी ये याद कर लीजिए। और जब तत्वों की संख्या ने अंतिम कक्षा में समान रहती है ना, तो उसका केमिकल जो प्रॉपर्टी है ना, वो समान हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक प्रकृति इसकी क्या होती है, समान हो जाती है। कौन? एक घर वाला का, एक कॉलम वाला, देखिए एक घर वाला का कॉलम एक जैसा प्रकृति रहेगा, इसका अलग प्रकृति रहेगा, इसका अलग प्रकृति, इसका अलग प्रकृति, है ना, और इसका अलग प्रकृति रहेगा। अभी सबके बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, अब देखिए प्रथम जो वर्ग है ना, ये जो प्रथम वर्ग है ना, सबका प्रकृति एक जैसा है, तो इस वर्ग को क्या कह दिया गया, क्षारीय धातु कह दिया गया। क्या कह दिया गया? क्षारीय धातु कह दिया गया, है ना। और इंग्लिश में कहें तो अल्कली मेटल्स कह दिया गया। क्या कह दिया गया? अल्कली मेटल्स कह दिया इसमें, है ना। सेकेंड वाला में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, क्षारीय मृदा धातु है ना, मृदा सिर्फ आ गया, क्षारीय मृदा धातु।
ये दोनों धातु धातु है, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु है। इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं सेकंड वाले को, सेकंड वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको वर्ग को क्या बोलते हैं, है ना, तो अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। और 17वें ग्रुप, यहाँ जो 17वां दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला आपको दिख नहीं रहा, आगे हम जूम करके दिखाएंगे आपको। तो इसे क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। आपके घर में हैलोजन लाइट होता है ना, उससे याद रख लीजिएगा, हैलोजन, हैलोजन, ठीक है। और 18वें वर्ग को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। जो 18वां ग्रुप है ना, इसको जीरो ग्रुप भी कहता है, ठीक है, इसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ये अक्रिय तत्व होते हैं, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, और ये क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, ये गैस होता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग और कवर करते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल आपको बता दिए, उसको आवर्त कहते हैं। और आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो 5, 6, 7 होती है, 7 आवर्त होती है ना। अब एक बात और करें तो समान आवर्त में देखें ना, ये समान आवर्त पहला आवर्त है ना, तो इसमें ना जो कक्षा की संख्या होगी वो समान होगी, है ना। तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षा की संख्या समान होगी, मतलब कि देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक तत्व होता है ना, तो एक तत्व मतलब एक कक्षा होगा, ठीक है। फिर हीलियम, हीलियम में क्या होता है, 2 तत्व होता है ना, तो यहाँ पर भी एक ही कक्षा होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहली कक्षा के होता है, फिर एल होता है, एम होता है और एन, और एक फॉर्मूला आता है 2n²। पहली कक्षा में कितनी कितनी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, तो यहाँ पे एन की जगह हम 1 रख देंगे ना, तो 2 एकम 2 रह सकता है। इसी तरह से इसमें ना 2 दूना 4 रह सकता है, ठीक है। इसमें 3 3 9 दूना 18 रह सकता है। तो पहला वाला कक्षा में 2 रह सकता है, तो हाइड्रोजन में 1 है तो एक ही कक्षा में सिमट जाएगा, और हीलियम में भी कितना है, 2 है, तो एक ही कक्षा में सिमट जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कि समान हम लोग आवर्त में बात करें ना, तो कक्षाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ऑर्बिट की संख्या क्या होती है, तो ऑर्बिट की संख्या होती है समान, ठीक है। तत्वों में जितने कक्षा होगी उसकी उतनी ही आवर्त संख्या होगी, है ना, उसी को उल्टा बोल दिया गया। अब जितना इसमें आवर्त रहेगा, अगर 3 ठो 1 2 3 3 अगर यहाँ पे कक्षा है, तो इसका आवर्त संख्या क्या होगा, तीसरा में आएगा, है ना। और समान कक्षा में तत्वों की रासायनिक प्रकृति बदलती है। अगर एक ही कक्षा में इधर से इधर जाएंगे ना, तो उसकी प्रकृति क्या होगा, बदल जाएगा। इधर आपको क्या मिलेगा, तो इधर आपको लोहा की प्रकृति मिलेगा, लोहा कहने की धातु की प्रकृति मिलेगा, ठीक है। और आप इधर चले जाएंगे ना, तो आपको गैस, अक्रिय गैस की प्रकृति मिलेगा। तो एक ही जो हमारा पीरियड है, एक ही हमारा रो है, एक ही हमारा जो आवर्त है, उसमें अलग अलग गुणधर्म देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कहने का क्या मतलब होता है ना, तो एग्जाम में ट्रेंड्स पूछता है। इस ट्रेंड का मतलब आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आवर्त सारणी में दाएं से बाएं तरफ जाएंगे, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, ऐसे करके। देखिए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, उसी कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और उसी को संयोजकता कहा जाता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों यहाँ पर सेम ही है होगा, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें और वेरिएशन देखना है हमें डाउन टू ग्रुप, अगर हम लोग नीचे जाएंगे ऐसे करके पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, देखिए हम लोग पहला ग्रुप को यहाँ पे ले लिए। पहला ग्रुप में क्या होता है, लिथियम, है ना, हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन क्षारीय धातु नहीं है ना। तो लिथियम से लेते हैं, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद, ठीक है, ऐसे करके लिया गया है। और इधर से एक फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला एक लिया गया है, ठीक है। ये 17 वाला लिया गया है, ग्रुप 17 लिया गया है ना। ग्रुप दोनों वन ही आता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर लिथियम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 है ना, 2 और 1 3, ठीक है। तो इसका अंतिम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। इसी तरह से सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। इसको तोड़ें तो लास्ट में कितना आया, 1 आया अंतिम कक्षा में। और पोटेशियम को भी तोड़े तो 1 आया अंतिम कक्षा में, है ना, 1 ही अंतिम कक्षा में आया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ही ग्रुप में हम लोग चल रहे हैं नीचे ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। और यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन 17वें जो हमारा जो ग्रुप है उसको लिया गया है ना, 17वें ग्रुप कह सकते हैं या फिर 17वें वर्ग कह सकते हैं, उसको लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए उसमें 7 7 सब में आ रहा है अंत में, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर हम ऐसे करके पीरियड में जाएँ, है ना, हॉरिजॉन्टली जाएँ, तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, वो चीज़ बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम आता है। देखिए इसका कितना 2 8 10 11 लिखा गया है ना, इसका 12 13 लिखा गया है। तो अंतिम कक्षा में कितना इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है ना। एक ही आवर्त में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, अंतिम जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना। तो आप याद रख लीजिए, अगर दाएं से बाएं हम लोग जाते हैं तो संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम लोग नीचे में चलते हैं ग्रुप, ये हमारे वर्ग में अगर नीचे चलते हैं हम लोग, तो हमारी संख्या क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की या संयोजकता क्या होती है, समान रहती है। क्या होती है, समान रहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हम लोग वही देख रहे हैं, ट्रेंड्स को ही देख रहे हैं, है ना। तो एटॉमिक साइज हम लोग क्या देखेंगे, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या कहने का मतलब उसके केंद्र से अंतिम कक्षा के बीच में ये कितनी दूरी है, ये कितनी दूरी, आप ये समझिए। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा आपको हम समझा देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो किसी भी हमारा तत्व होता है, उसके मध्य में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, नहीं प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है ना, एक न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये जीरो चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है और चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव बढ़ जाएगा, है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब जितना अधिक आकर्षण बल होगा, है ना, जितना अधिक आकर्षण बल होगा, ये परमाणु का साइज क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। अगर कोई बॉल है, उसको ज़ोर से आप दबाएंगे पूरा, है ना, ज़ोर से दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अब धीरे से दबाएंगे, उसका साइज़ बड़ा ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे बीच में प्लस था और साइड में क्या है, चारों तरफ माइनस है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जितना अधिक यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, उतने अधिक प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, बल लगेगा। और जितना अधिक बल लगेगा तो उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक क्या हो जाएगा, तो आकर्षण बल होने के कारण से उसकी साइज छोटा हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज हम लोग देखते हैं किसी एक ग्रुप में। तो एक ग्रुप यहाँ पे ले लिया गया है, पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे लिया गया एक ग्रुप। ठीक है, तो इसमें अगर नीचे उतरते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, आपका एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, देखिए यहाँ आप ले लीजिए, है ना, आप ले लीजिए पहले वाले को, लिथियम सोडियम पोटेशियम ले लीजिए। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम यहाँ पे लिया गया है। इसका क्या होता है, इसके बाहर में कितना तत्व होता है, एक तत्व होता है ना। लेकिन इसमें कितना, ये आपका कक्षा होता है, एक कक्षा होता है। और इसके बाहर में भी एक तत्व होता है, इसमें दो कक्षा होता है, फिर भी बाहर में एक ही होता है, इसमें 3 कक्षा होता है ना। तो आप देख रहे हैं कक्षा की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी बढ़ता जाएगा और लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप अपने घर से जितना दूर रहेंगे ना, आप उतना बंधन मुक्त रहते हैं कि नहीं। उसी तरह से ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स अपने घर से दूर है तो बंधन मुक्त है, तो यहाँ पे इनको बीच में बल बहुत कम लगेगा, क्योंकि दूरी बहुत बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ नहीं रही है, तो बल यहाँ पे कम हो जाता है। जिसके कारण से जैसे हम लोग नीचे उतरते हैं ग्रुप में, तो उसकी संख्या क्या होती जाती है, बिगेस्ट होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हम लोग एक पीरियड में, एक आवर्त में, तो क्या होती जाती है ना, वहाँ पर आवर्त कक्षा की संख्या समान रहती है, एक आवर्त में कक्षा की संख्या समान रहती है। लेकिन क्या होते जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो बाह्य कक्षा में वो बढ़ती जाती है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो उसके कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है और कक्षा एक ही है, तो अधिक आकर्षण बल लगने लगता है, तो क्या होता है, साइज इधर घटने लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना, अगर हम लोग दाएं से बाएं तरफ, सॉरी, अगर हम लोग दाएं से, हाँ, बाएं तरफ ही जाते हैं, ठीक है, या बायां से दायां जाना है ना हमें, बायां से हम लोग दायां जाते हैं, तो परमाणु की जो एटॉमिक जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सीधा कहना है कि अगर इधर से हम लोग इधर जाएंगे, ठीक है ना, लेफ्ट से अगर हम लोग राइट तरफ की जाएंगे ये हमारी ये पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होती जाएगी, उसकी साइज़ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और नीचे तरफ जाएंगे तो साइज़ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं हम लोग, मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपको पता होगा, है ना, कि अगर हम लोग नीचे उतरते हैं ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है ना। इसको याद रखने का आपको तरीका बताते हैं। ठीक है, देखिए आप पीरियोडिक टेबल में इधर देखेंगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पोटेशियम वगैरह मिल जाएगा। लेकिन आप जैसे इधर जाएंगे ना, तो इधर जाते जाते आपको क्या होते जाता है, मेटल्स मिल जाता है,
सॉरी नन मेटल मिल जाता है ना। देखिए यहाँ पे ये तीनों क्या है, मेटल्स है, फिर बीच में नन मेटल मिल गया और लास्ट में ये मेटलॉइड मिल गया ना, और लास्ट में नन मेटल मिल गया। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, मेटालिक जो प्रकृति है घट रहा है। जब इधर से इधर घटेगा ना तो इधर से इधर जाएंगे, नीचे तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, है ना, एक तरफ का उल्टा होता है। अगर अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम लोग की मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रही है, घट रही है। तो हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसे भी आप याद कर लेंगे, ये सब ट्रेंड्स को याद रखना है, एग्जाम में पूछ ही लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है कि कोई भी तत्व दूसरे तत्व को कितने जोर से अपने ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि पीरियोडिक आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है ना वो फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन, उससे ब्रोमीन और आयोडीन, और इससे सब नीचे ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना प्रकृति में वो पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है। तो अगर हम लोग नीचे उतरेंगे ना तो क्या होता जाएगा, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता क्यों जाएगा, तो आप देख लीजिए, है ना, क्या होता है, अगर सेम हम लोग पीरियड में चले तो कक्षा की संख्या समान रहती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, इस कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और इधर नीचे जाएंगे हम लोग तो सिर्फ कक्षा बढ़ता जाता है और अंतिम अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बस सेम ही रहता है, इस कारण से हमारा विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती जाती है। आगे हमारा है केमिकल रिएक्टिविटी, कि कोई भी तत्व कितना जल्दी केमिकल रिएक्शन कर ले, रासायनिक अभिक्रिया कर ले। ठीक है, तो देख लीजिए, है ना, यहाँ पर देखिए। ठीक है, पहला ग्रुप को लिया गया है, ये लिस्ट रिएक्टिव है। कैसा, लिस्ट, सबसे कम रिएक्टिव ये है। और जैसे हम लोग नीचे तरफ जाएंगे ना तो हमारे जो रिएक्टिविटी जो रासायनिक अभिक्रिया है ना उसकी क्षमता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, इसमें कितना, ये वाला जो है ना इसमें कितना कितना कक्षा होगा, तो एक कक्षा होगा, इसमें दो कक्षा होगा, इसमें तीन कक्षा होगा, है ना, इसमें चार कक्षा होगा, चार कक्षा होगा, और सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए इससे घर से ही बहुत दूर है क्योंकि इसमें चार कक्षा है ना, ऐसे करके यहाँ पर चार कक्षा है, तो यहाँ से यहाँ दूरी अधिक है, लेकिन यहाँ पे एक ही कक्षा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा ना तो इसको इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा है। एफिनिटी मतलब कहने का मतलब संबंध, है ना, कितना प्यार करते हैं आप, तो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक प्यार करेगा क्योंकि इसके पास ही रहता है, इसको छोड़ने में बहुत दिक्कत लगेगा। ये छोड़ता जल्दी नहीं, इसलिए लिस्ट रिएक्टिव कहलाता है, सबसे कम रिएक्टिव कहलाता है ऊपर वाला। और जब से नीचे जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ये आसानी से छोड़ सकता है क्योंकि इसके दूर में है ना, इससे इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो है वो बहुत कम है, तो इसको आसानी से छोड़ देता है, इसीलिए ये अधिक रिएक्टिव होता है, अधिक रिएक्टिव होता है ना। रिएक्शन कहने का मतलब जो ग्रुप में आगे शामिल हो जाए, ग्रुप में शामिल होने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ये लोग क्या होते हैं, नीचे वाले लोग, ये लोग जल्दी ही इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं, और दान कर दिए तो मतलब क्या हो गया, और रिएक्शन कर लिया। लेकिन यही बात करें अगर हम लोग, है ना, कि हम लोग लेफ्ट से अगर राइट की तरफ चलते हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है, पहले इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो घट जाती है और फिर बढ़ जाता है। ये याद रख लीजिएगा, पहले क्या होता है, घटता है और फिर बढ़ता है, एग्जाम में पूछा गया है वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है ना, रिएक्टिविटी ऐसी होती है। इसका समरी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि लिखा गया इलेक्ट्रॉन का सेल, है ना, इलेक्ट्रॉन का सेल। तो अगर एक ही ग्रुप में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का सेल क्या होता है, समान रहता है ना, तो यहाँ पे देखिए रिमेन्स सेम लिखा गया है। और अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो एक एक करके सेल हमारा बढ़ते जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखा जाए ना तो एक एक करके हमारा बढ़ते जाता है इधर पीरियड में, लेकिन हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे ना तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है ना, कितने तेज़ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित करेगा, ये बढ़ती जाती है। लेकिन हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं जब तो ये घटती जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ना, किसी से आप अगर इलेक्ट्रॉन को एक छीनना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर में है ना, इसको आप छीनना चाहते हैं, इसको छीनने में कितना एनर्जी लगेगा उसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी ना ये बढ़ते जाता है, क्यों पता है, क्योंकि एक ग्रुप में ना इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो आपके घर में जितने लोग हैं ना, तो मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं ना, तो आपको अगर एक लोग को हम छीनना चाहेंगे उसको झगड़ा करके तो छीनने में बहुत मेहनत लगेगा, है ना, बहुत ऊर्जा लगेगा। लेकिन अगर आपके घर में एक ही व्यक्ति आप हैं तो उसको आपको आराम से मार पीट करके छीन लिया जा सकता है। तो वही वही कंसेप्ट यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही चीज़ है, कितना प्यार है ना, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, दोनों चीज़ सेम लगभग है, दोनों सेम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इधर जाएंगे तो ये घटेगा।
कैरेक्टर, है ना, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इधर घट जाता है, और नीचे तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जस्ट उल्टा। ठीक है, और कैरेक्टर और दिया गया है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसी का उल्टा दिया गया है ना, आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, पढ़ करके आगे हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व जिन, ठीक है, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया चीज़ है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो जिसके दो बाहरी सेल ना अधूरे होते हैं, जिसके दो बाहरी सेल क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संक्रमण तत्व कहते हैं, और यह डी ब्लॉक में आता है। अब चलिए थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तरफ आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं किसको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, देखिए यहाँ पे इसी में देख लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे है ना, इसको ना ब्लॉक में बांट दिया जाता है। ये जो पहला यहाँ पे दो चीज़ है ना, दो ये ग्रुप, इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसको डी ब्लॉक कहा जाता है, एस पी डी। ठीक है, एस पी, इसको क्या कहा जाता है, एस पी, और इसको कहा जाता है डी ब्लॉक। ठीक है, इसको एस ब्लॉक कहा गया, इसको पी ब्लॉक कहा गया, इसको डी ब्लॉक कहा गया, और इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना तत्व, ये ब्लू कलर में, इसको कहा जाता है, डी ब्लॉक कहा जाता है, या फिर संक्रमण तत्व कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसको डी ब्लॉक कहा जाता है। और ये वाला हमारा कौन सा है, पी ब्लॉक है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पी ब्लॉक है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं दो जो नीचे में है, इसको लेंथेनोड कहते हैं इसको, और नीचे वाले को एक्टिनोइड कहते हैं, और ये एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है, यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे एफ ब्लॉक होता है, ऐसे करके ब्लॉक में बांटा गया। ठीक है, ब्लॉक आपको दिखा दिए। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का है ना, एग्जाम में पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन है, तो लिथियम है। क्यों, देखिए पहले आता है हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, है ना, ये तो गैस है, ये तो अक्रिय गैस है, और ये हाइड्रोजन है, सबसे हल्का गैस होता है कि नहीं, तो ये दोनों तो है नहीं, दोनों गैस है, तो पहला हमारा धातु कौन आ जाएगा, तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है, अब लेंथेनॉइड में ना कितना एलिमेंट आता है, तो लेंथेनॉइड में 15 एलिमेंट आता है। पहला हमारा होता है 58 नंबर का, जिसको बोलते हैं सेरियम, है ना, और लास्ट में होता है 71 लोरियम होता है ना। ठीक है, और एक्टिनॉइड, ये इसमें भी 15 तत्व होते हैं ना, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड मिला करके टोटल 30 तत्व होता है। कितना होता है, 30 तत्व होता है। पहला हमारा थोरियम आता है इसमें, जो 90 इसका होता है परमाणु संख्या, और लास्ट आता है लोरेंशियम, है ना, इसको 103 नंबर में आता है परमाणु संख्या। इसको हम लोग कैलिफॉर्मियम समूह भी कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कैलिफॉर्मियम समूह किसको कहते हैं, तो एक्टिनॉइड को कहते हैं। एक यहाँ पे ना मैजिक नंबर दिया गया है, मैजिक नंबर क्या है, 2 8 8 18 18 32। देखिए मैजिक नंबर आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि सातवें ग्रुप में, है ना, सातवें ग्रुप में ये जो आपका सातवां मान लीजिए ये वाला है, ये सातवें जो है ना आवर्त में कितने तत्व हैं, तो देखिए आप लिख लीजिए ऐसे करके, 2 8 8 18 18 32 32, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, सात में कितना आ रहा है, 32, तो यहाँ पे 32 तत्व होगा। छठा में भी 32 तत्व होगा। पाँचवें में कितना तत्व होगा, तो 18 तत्व होगा। ठीक है, और चौथे में कितना होगा, 18 तत्व होगा, और तीसरे में 8, और दूसरे में 8, और पहले में 2 तत्व होगा। तो 2 8 8 18 18 32 32 को आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और दिया गया कि पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है, तो धातु हमारा सबसे अधिक पाया जाने वाला एल्युमिनियम है। ठीक है, और पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन है। फिर भी ना जो टायर होता है ना, टायर, इस टायर में हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है, हीलियम को भरा जाता है। ठीक है, क्योंकि हीलियम जो है ना ये अक्रिय गैस है, और हाइड्रोजन को पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं, जेरन कहते हैं। तो यहीं तक हमारा ये लास्ट, यहाँ हमारा ये लास्ट होता है आज का सेशन। आशा करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने जो यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को शामिल किया था। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लासेस में।